हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका किताबें में। काफ़ी लंबे समय से मैं कोई वीडियो लेके नहीं आ सकी थी। इस कारण बहुत सारे जो किताबें के दर्शक और पाठक हैं वे मुझसे थोड़े थोड़े गुस्सा भी होंगे, है ना। क्या करूं, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली गई कि मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई और न ही अपलोड किया। लास्ट वीडियो पुस्तक मेला का था, तो मुझे यकीन है सभी पाठक इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन कौन सी किताबें आई हैं। यूँ पुस्तकें तो हम हमेशा ख़रीदते और मंगवाते रहते हैं, अब तो आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, पर पुस्तक मेले का जो चार्म होता है वह बिल्कुल अलग होता है। बहुत उत्सुकता रहती ही है। चलिए आज की वीडियो में यही बता देती हूँ कि क्या किताबें आई हैं। थोड़ा आइडिया आपको ये भी होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की किताबें लेके मैं आऊँगी। पढ़ना लिखना तो जारी ही है, किताबें भी निरंतर खरीदी जा रही हैं, बस वीडियो नहीं बन पाया था। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं कि मेरे खजाने में अभी क्या क्या आ गया है। अलका सरावगी का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत यह रचना है, तो इसे तो मुझे ख़रीदना था काफ़ी समय से। इस बार दिख गई तो मैं ले आई हूँ और अभी इसे ही पढ़ रही हूँ। जो मारवाड़ी समाज है उनका बहुत सारा भाग है, काफ़ी लंबे समय से उनका जो है पलायन होता रहा है राजस्थान से देश के विभिन्न हिस्सों में, और कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मारवाड़ी पाए जाते हैं, उनका पलायन हुआ है। हमने पीली आंधी में इसके बारे में, उस इतिहास के बारे में पढ़ा है। यहाँ भी मारवाड़ियों का इतिहास है, किस तरीके से वे कलकत्ता में आके बसते हैं और पीछे उनके देश में यानी कि राजस्थान में उनका परिवार और बाकी चीज़ें किस तरीके से छूट जाते हैं। जो कलकत्ता आके बसते हैं वे कई बार ऐसा होता है कि ठीक तरीके से बस नहीं पाते हैं, यानी कि तन उनका उस शहर में रहता है और मन अपने शहर में यानी कि राजस्थान में। यहाँ इसका जो इतिहास है वह अंग्रेज़ों के समय का लिया गया है कि मारवाड़ियों की क्या भूमिका रही है ब्रिटिश इंडिया में। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके साथ उनकी कैसी ट्यूनिंग थी और किस तरीके से उनका व्यापार होता था। बड़ी ही रोचक और मार्मिक कथा है। अभी मैं इसे पढ़ रही हूँ, समाप्त करके पूरी कथा आपके सामने लेके आऊँगी। पुस्तक मेले में पूरे देश के स्टॉल थे, अलग अलग भाषाओं के थे, कुछ दूसरी भाषा की किताबें भी आई हैं। देखिए एक किताब है मणिमहेश यात्रा। हिमाचल का जो स्टॉल था, हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से इसे मैंने परचेज किया था। शिव का एक मंदिर है, मणिमहेश की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है, तो इस पुस्तक में कई आलेख हैं। राहुल सांकृत्यायन का भी है, कुछ अन्य आर्टिकल्स भी हैं, उस यात्रा के बारे में है, उस जगह के बारे में है, उसके इतिहास भूगोल, बहुत सारी जानकारी से युक्त है यह किताब। मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसे ले लिया। इसके जो संपादक है डॉक्टर तुलसी रमन है, चूँकि इसमें अलग अलग लेखकों के आलेख हैं उस यात्रा से संबंधित। और हिमाचल प्रदेश के स्टॉल से ही है हिम भारती। यह एक्चुअली ये पत्रिका है, पहाड़ी भाषा में है, थोड़ी सी इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैंने इसे इस पर्पस से ख़रीदा कि मैं देख सकूं कि पहाड़ी लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं, थोड़ी सी भाषा की भी समझ हो जाए और जो क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, उनके यहाँ की रचनाएं किस तरीके से अभी आ रही हैं, ये सब कुछ जानकारी पत्रिकाओं से बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, इसलिए इस पत्रिका को मैंने ख़रीदा था। अगली किताब है तरनेतर नेरे अमे मेरे ज्ञाता। भाषा थोड़ी सी अलग लग रही होगी, यह हिंदी में ही है, लेकिन यह जो शब्द है ये गुजराती के हैं। नीलम कुलश्रेष्ठ जो है गुजराती की लेखिका है। इस संकलन में, यह कहानी संकलन है, इस संकलन में गुजरात में जो उनका अनुभव है, गुजराती कहानियाँ हैं, हिंदी में लिखी गई हैं। अधिकतर कहानियाँ मैंने पढ़ ली हैं, 2 बची हुई हैं, उसको पढ़ने के बाद इसकी समीक्षा भी आ सकेगी। मज़ेदार कहानियाँ हैं। नीलम कुलश्रेष्ठ के बारे में हमने किताबें में पहले चर्चा की है। उनकी एक किताब पे पहले बातचीत हुई है, मैंने ख़रीदा था एक और कहानी संग्रह, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा किताबें में की थी। काफ़ी अच्छी लेखिका हैं वे और भारत के 100 श्रेष्ठ रचनाकारों में उनका नाम आता है। यह किताब जो है वणिका पब्लिकेशन से प्रकाशित है। ये किताब है
राघव चेतन राय रचना समग्र। रचना समग्र ले लेने से क्या होता है कि किसी एक रचनाकार को हम पूरी तरीके से जान पाते हैं, उनकी सभी रचनाएं वहाँ मिल जाती हैं। कई लेखक ऐसे होते हैं जो लिखते तो अच्छा है पर कम छपते हैं, जिनकी चर्चा कम होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लेखक लिखता तो बहुत है लेकिन अपनी रचनाएं किसी कारण से प्रकाशित नहीं करवाता है। राघव चेतन राय भी ऐसे ही रचनाकार थे। अपने जीवित रहते उन्होंने अपनी बड़ी कम रचनाएं छपवाई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कुसुमलता सिंह जी ने यह रचना समग्र प्रकाशित करवाया है। इसमें उनकी सभी रचनाएं हैं। कविताएं ज़्यादा हैं, आर्टिकल्स हैं, कुछ संपादित जो आलेख हैं वे सब कुछ हैं, कई के संस्मरण हैं, कई अनुवाद हैं और कुछ जो है इंटरव्यूज भी हैं। तो यह किताब भी अच्छी लगी थी मुझे। यह लिटिल वर्ड पब्लिकेशन से आया है और मैंने इसे ले लिया है। ये जो किताब है इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, कीड़ा जड़ी। अनिल यादव की लिखी है। यह ट्रैवलॉग है यह, और काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। मैंने इसे लिया, अब पढ़ने के बाद बताऊंगी। किताबें कई बार जो किताबें बहुत प्रसिद्ध रहती हैं या कई बार कई ऐसी किताबें होती हैं जिनको ख़रीदने का बहुत मन रहता है, तो किताबें हाथ में आते ही आदमी कुछ पन्ने तो पलट के पढ़ ही डालता है। मैंने भी इसके कुछ पन्ने पढ़े हैं, पूरी किताब अभी नहीं पढ़ी है। यह मुझे बहुत अच्छी लगी। पहाड़ों की सैर कराती है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने जहाँ हो वह किताब रोचक तो होगी ही। अगली किताब है समय का अकेला चेहरा। नरेंद्र पुंडरीक आज के कवि हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनका यह कविता संग्रह है। यूँ किताबें में मैं कविता संग्रह की समीक्षा नहीं करती हूँ लेकिन पढ़ती तो हूँ ही। इसमें उनकी 60 कविताएं हैं और कई जो है अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। पहले से पढ़ रखी थी कुछ कविताएं, तो इसके कारण इस संग्रह ने मुझे आकर्षित किया और मैंने इसे खरीद लिया है। यह है नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह का यह उपन्यास है। बहुत सुंदर है। कम रचनाएं ऐसी होती हैं जिसे एक साथ बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। पता है आपको, इसे व्यास सम्मान, शारदा सम्मान, साहित्य अकादमी सभी मिल चुका है। काशी की जो छवि है वह बिल्कुल अलग है। दिनों आपने काशी के ऊपर कई उपन्यास पढ़े होंगे। यह काशी के ऊपर लिखी गई ऐसी रचना है जो काशी की गौरव गाथा कहती है, उस समय की जब आक्रांताओं ने काशी को पददलित नहीं किया था। उस समय कैसी थी वह मनोहारी काशी जिसका इतना महत्व है, धार्मिक भी, और धार्मिक महत्व के अलावा इसका सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। तो क्या कुछ है, बड़ी ही रोचक तरीके से इस उपन्यास में बताया गया है। यह काफ़ी बृहद उपन्यास है, 550 पृष्ठ है इसमें। अभी इसे पढ़ना नहीं शुरू किया है, पढ़ने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे ख्याल से यह एक ऐसी किताब होगी जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली किताब है नदी सिंदूरी। जो सीरीज़ खरे हैं इनकी एक किताब काफ़ी चर्चित हुई थी, एक देश 12 दुनिया किताबें में उसकी समीक्षा आई थी। नदी सिंदूरी उन्हीं की एक रचना है। इसमें उनके जो संस्मरण हैं, 9 संस्मरण इन्होंने दिए हैं अपने गांव के। सिंदूरी नदी के किनारे बसा हुआ है उनका गांव, और उस गांव से जुड़ी जो उनकी स्मृतियां हैं, इसमें कई कथाएं हैं, अलग अलग पात्र हैं, उनके ऊपर अलग अलग खंडों में बातें की गई हैं, कहानियाँ हैं। तो इसे पढ़ के इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। एक्चुअली बच्चों के लिए किताब है, पर मैं किसी बच्चे से कम तो हूँ नहीं। बच्चों की किताबें भी पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी लगती हैं। और यह नॉलेज बुक है पूर्वोत्तर के ऊपर। पूर्वोत्तर भारत के जो विभूतियाँ हैं, क्रांतिकारी हैं, कुछ और महान विभूतियाँ हैं, उनके ऊपर इसमें बात की गई है, उनकी स्टोरीज दी गई हैं। भारत का पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है, वहाँ के जो राज्य हैं, उनके बारे में हम कम जानते हैं। वे एक तरीके से कुछ साल पहले तक काफ़ी हद तक कटे पिटे रहते थे। तो वहाँ के जो नायक हैं वे भी विस्मृत जैसे ही हैं। भारत के अन्य जो नायक हैं उनकी तरह वहाँ के नायकों को उतना मान सम्मान नहीं मिला है। इस दृष्टि से मुझे यह किताब महत्वपूर्ण लगी कि उनके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने यह किताब ले ली। इसमें 19 लोगों के बारे में बताया गया है। महापुरुष शंकर देव, महापुरुष माधव देव, महापुरुष हरिदेव, महाराजा गरीब नवाज जी, राजर्षि भाग्यचंद्र, ऐसे करके बहुत सारे हैं, रतनमणि, और क्रांतिकारी विष्णु प्रसाद राम भा, इन सब के बारे में बताया गया है। तो यह एक अच्छी किताब है बच्चों के लिए भी और हम बड़ों के लिए भी। साक्षी भाव,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई यह पुस्तक है। एक्चुअली यह उनकी डायरी से लिया गया है और साक्षी भाव साधना का एक भाव होता है। तो धार्मिक महत्व तो नहीं, आध्यात्मिक महत्व की यह किताब है। इसमें कुछ कविताएं हैं, उनके डायरी के अंश हैं। इसको सरसरी नज़र से मैंने देखा खरीदने के बाद। इसका जो लेआउट है वह बहुत अच्छा बन पड़ा है। देखने से यह किताब बहुत सुंदर दिखती है, पर किताबों का असली महत्व तो उसमें लिखे अक्षरों से है। तो इसकी एक दो कविताएं जो मैंने पढ़ी वह काफ़ी अच्छी लगी मुझे। पूरी पढ़ के मैं आपको बताऊंगी। अगली किताब कौन सी है? शिवकामी की शपथ। तमिल भाषा की यह किताब है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। हिंदी में इसका अनुवाद बड़ा अच्छा आया है। यह सुनते ही मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैं यह किताब ले आई। कृष्णमूर्ति कल्कि की लिखी हुई है यह किताब। और प्राचीन भारत में 3 मुख्य साम्राज्य थे। एक्चुअली यह ऐतिहासिक उपन्यास है और मुझे ऐतिहासिक किताबें पसंद आती हैं, तो इसलिए मुझे तो यह खरीदनी ही थी। तीनों साम्राज्य के बीच में क्या टकराव था, क्या चीज़ें चल रही थी, भारत कैसा था उस समय, इन सब की बहुत सुंदर जानकारी है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक पृष्ठ मैंने पढ़ा था लाने, जिस दिन मैं इसे लेके आई थी उस दिन पहला पृष्ठ पढ़ के देखा तो मुझे बहुत पसंद आई है। पढ़ने के बाद इसकी समीक्षा भी मैं बताऊंगी। यह काफ़ी बृहद उपन्यास है, लगभग 800 पृष्ठ है इसमें। पढ़ने में थोड़ा समय तो जाएगा ही। इसके अलावा कई पत्रिकाएं हैं। कक्षार का नया अंक था, मिला मुझे, वो ले लिया। हंस का अंक मिला, माटी का एक अंक मिला, और कुछ बच्चों की किताबें और भी मैंने ली हैं जो बच्चों के काम की आती हैं। इस बार की यही खरीदारी रही। कैसी लगी मुझे बताइएगा, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी तो मैं आपको धीरे धीरे देती रहूँगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपके पास कोई नई वीडियो लेके आऊँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।